पूर्वांचल टुडे। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, ये मनुष्य है। क्या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या ऑल इंडिया को? मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी, राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी ली है। मित्रों नमस्कार। यह संसद है। यहाँ सत्ता से हम सभी के सवाल पूछे जाते हैं, हमारे सांसद पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं। लोकसभा हो या राज्यसभा, तौर तरीका एक समान है, लेकिन यहाँ के माहौल में गर्मी बहुत है। हाल में एसी है, लेकिन मन में ठंड नहीं है। गर्मी अक्सर गुस्से के रूप में प्रकट होती है। सावन के पहले सोमवार को पीएम मोदी ने जो तल्खी दिखाई थी, वह बगैर रोक टोक के बदस्तूर जारी है। नतीजतन सवाल कुछ, जवाब कुछ। हद तो तब हो जाती है जब उत्तर सुनकर सवाल सहम से जाते हैं और सांसद वेतन भत्ते की चिंता तक ठहर कर रह जाते हैं। एक एक कर आधा दर्जन सवालों को लेंगे, देखेंगे कि कैसे एक सांसद के सवाल पर स्पीकर यह कहते हैं कि तुम तो मंत्री रहे हो, तुमको उत्तर मालूम होगा। फिर मंत्री को कई बार सवाल समझाते हैं, फिर मंत्री के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है तो स्पीकर दूसरे सदस्य की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। आएं बाएं साएं के माहौल में प्रवेश करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सावन के पहले सोमवार को विपक्ष के रवैये पर की गई उस टिप्पणी को सुन लेते हैं जो उन्होंने संसद के बाहर की थी। सुनिए। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया। सदन का भी उपयोग करना है, कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश, जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला लोकसभा में प्रवेश करते हैं। उनकी आवाज को यहाँ रोकने का, वक्फ उनकी आवाज को संशोधन बिल दबाने पर का चर्चा चल रही है। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। माननीय नोटिस आए, वो एक मिनट में अपनी बात को कह दें। 1 मिनट। अखिलेश जी, आप बोलना चाहते हैं? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य NK प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। अब आपके सामने आएगा रेल बजट के कटौती प्रस्ताव पर पूछे गए सवालों के जवाब का मंजर। खोज कर दिखाइए कि रेल दुर्घटनाओं पर मंत्री ने क्या जवाब दिया। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर में लाए, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देता। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात अब सवाल पूछने वाले राजस्थान के सांसद को सुनिए और उनकी संतुष्टि का अंदाजा लगाइए। मेरे कटौती प्रस्ताव थे रेलवे की डिमांड पे, और मैं रेल मंत्री जी को कुछ राजस्थान की डिमांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, मेरी तरफ इशारे करके कहा आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कल भी जब हम इस पर बात कर रहे थे तो उनका जो व्यवहार था वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया अलायंस के तमाम हमारे इंडिया अलायंस को कि उन्होंने इस बात को लेकर वेल में जोरदार बदतमीज मंत्री का विरोध किया। ये मनुष्य है, जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है, और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर, उसको नींद नहीं आती कब रेल पट्टी से उतर जाए, वो इसी विचारों के अंदर रहता है। ये हमने बात रखी थी। आज मेरे कटौती प्रस्ताव चूंकि इस पर दिए हुए हैं और ये हमारा राइट है,
कि कटौती प्रस्ताव के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कटौती प्रस्ताव की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इससे यह केवल विपक्ष के सांसदों का हाल नहीं है, सत्ता पक्ष के सवालों का हाल भी यही है। बानगी के तौर पर झारखंड के भाजपा सांसद दुबे जी को ही ले लीजिए। देखिए उन्होंने क्या जानना चाहा और मंत्री जी ने क्या समझाया। निशिकांत दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया हमारे इलाके के, जहां की एक डॉक्टर नहीं था वहां एम्स दे दिया सर, मेरे यहां देवघर में। जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है सर कि एम्स में सबसे कम यदि ओपीडी के मरीज कहीं देखे गए तो वो देवघर एम्स में देखे गए। उसका कारण यह है कि जो इमरजेंसी फैसिलिटी है वो चाहने के बाद भी, मतलब मंत्री महोदय के बार बार आदेश के बाद भी वो चालू नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि ओपीडी की फैसिलिटी हमारे यहाँ इमरजेंसी के साथ कब तक चालू हो जाएगी, तो कृपा होगी कि उसका महत्व जो है बढ़ जाएगा। मैं माननीय सदस्य की चिंता और उनका कंसर्न को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वो बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां करेंगे। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 70s और 80s में जाकर के हुई। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड। समझने समझाने का यह सिलसिला अब जहां पर पहुंचने वाला है वहां आप अब तक का गुस्सा थूक कर हंस पड़ेंगे। देखिए समझ की समझदारी। सांसद ने क्या पूछा, मंत्री ने क्या समझा और अंत में स्पीकर ने क्या किया। मेरा मानना है इस प्रसंग को आप कई बार देखेंगे, सुनेंगे और वीडियो साझा करने से रह नहीं सकेंगे। भजनलाल जाटव। मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के आपके मापदंड क्या हैं? हाँ, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 3 तीर्थ स्थल हैं और मुंबई एक्सप्रेस वे से पिनान से लेके महुआ, महुआ से लेके करौली और करौली से कैला देवी आप राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार रखते हैं क्या? आप पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हो ना, जानते हो कैसे घोषित होता है। सर मापदंड, इसलिए मापदंड पूछे मैंने। जी महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष। हाँ बताएं। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी। राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने। नहीं, अपने लोकसभा के बारे में जानकारी ली है। अरे और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको। प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय,
चूंकि एक मिनट, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। फिलहाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को तवज्जो दीजिए कि वे इस माहौल में भी मुस्कुराते रहते हैं, और मुझे दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि शीघ्र ही लेकर आऊंगा राज्यसभा की कार्यवाही पर एक शानदार वीडियो।